भाग एक सामान्य ज्ञान। बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किसने बनवाई? अकबर ने, गज सिंह ने, राय सिंह ने या गंगा सिंह ने? बीकानेर के जूनागढ़ में जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां राय सिंह ने बनवाई। जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला है। इस भव्य किले का निर्माण राजा राय सिंह ने करवाया। वस्तुतः बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेकरी की नींव राव बीकाजी ने 1485 में रखी। इसे जमीन का जेवर भी कहा जाता है। थाकना शैली का संबंध किससे है? ढोणी से, ढोल नृत्य से, शंकरिया से या भवाई नृत्य से? थाकना शैली का संबंध किससे है? ढोल नृत्य से है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य सरगड़ा, ढोली, माली व भील जाति के केवल पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। इसमें एक साथ 4 या 5 ढोल बजाए जाते हैं। इस नृत्य में कलाकारों के समूह का मुखिया थाकना थाकना का शाब्दिक अर्थ नर्तकों में जोश भरना होता है। अबुल फजल ने यह कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और यह बख्तरबंद है। यह किस किले के बारे में कहा गया है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, चित्तौड़ या लोहागढ़? यह रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। अबुल फजल ने रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा है कि अन्य दुर्ग नंगे हैं और यह बख्तरबंद है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? गरासिया में, मीणा में, सहरिया में या भील में? धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित है। धारी संस्कार सहरिया व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका दाह संस्कार करने के बाद तीसरे दिन उसकी अस्थियां एवं राख को उठाकर रात्रि में सांप आंगन में बिछाते हैं और राख को देखते हैं। सहरिया जनजाति में यह मान्यता है कि इस राख पर जिस आकृति के पद चिन्ह बनते हैं मृतक उसी योनि में जन्म लेता है। सुमेलगिरी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? मालदेव व हुमायूं के मध्य, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य, राव कल्याणमल एवं शेरशाह के मध्य या राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य? सुमेलगिरी का युद्ध राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया। विक्रम संवत 1600 यानी 5 जनवरी 1544 ईस्वी में जोधपुर मारवाड़ के महाप्रतापी राजा मालदेव के सेना नायक जैताजी व कुपाजी के नेतृत्व की सेना ने दिल्ली के बादशाह शेरशाह सूरी के मध्य पाली जिले में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा। केरी भांत की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? जाट महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं, राजपूत महिलाएं? किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है केरी भांत की ओढ़नी? आदिवासी महिलाओं में। केरी भात की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियों की ओढ़नी है जिसकी किनारी व पल्लू में केरी तथा जमीन की ज्वार भांत जैसी बिंदियां होती है। जमीन लाल रंग की व बिंदियां सफ़ेद व पीले रंग की होती हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? पुष्कर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, सलेमाबाद अजमेर में या आराई अजमेर में? निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद अजमेर में है। श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड मिला था को किसके लिए जाना जाता है? नीलवर्णी भांडकर्म, टेराकोटा कार्य, फड़ चित्रकारी या उस्ता कला के लिए? श्रीलाल जोशी को किस के लिए जाना जाता है? फड़ चित्रकारी के लिए। श्रीलाल जोशी को फड़ चित्रकारी के लिए जाना जाता है। शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रण का मुख्य केंद्र है। फड़ चित्रित करने का कार्य यहाँ के जोशी गोत्र के छीपे करते हैं जिन्हें चितेरा कहा जाता है। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? ग्रंथ साहब, अर्णव भाषी, अर्णववाणी, कुलुजम स्वरूप या पदावलियाँ? परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुलुजम स्वरूप में परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुलुजम स्वरूप ग्रंथ में संग्रहित हैं। राजस्थान के इतिहास में पहला जौहर महारानी रंगदेवी ने किया। रंगदेवी किस राजपूत शासक की पत्नी थी?
पृथ्वीराज चौहान की, रतन सिंह की, वीरमदेव की या हम्मीरदेव चौहान? हम्मीरदेव चौहान। राजस्थान के इतिहास में पहला जौहर हम्मीरदेव चौहान की पत्नी महारानी रंग देवी ने किया। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली है बूंदी शैली, चावंड शैली, जयपुर शैली या देवगढ़ शैली? बूंदी शैली। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली बूंदी शैली है। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता था? महाराजा सूरजमल, संग्राम सिंह, चूड़ामन या बदन सिंह? महाराजा सूरजमल को भरतपुर के महाराजा सूरजमल को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता था। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कर्नल एबॉट, मेजर बर्टन या ब्रिगेडियर होम्स? 1857 ईस्वी के विप्लव के समय नीमच में अंग्रेज सैनिक अधिकारी कर्नल एबॉट, कैप्टन मैकडोनाल्ड, कैप्टन लॉयड, कर्नल जैक्सन और कैप्टन वैनिस्टर थे। कर्नल एबॉट इसका सही आंसर। जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? कथोड़ी, गरासिया, बाल्दिया, भील? जवारा नृत्य किस जाति से संबंधित है? गरासिया जाति से। गरासिया जनजाति की सिरोही में दिखता है। राज्य बजट वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 21,000, 25,000, 31,000 या 41,000? 25,000 कर दी है। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? जंतर, रबाब, भपंग या सारंगी? भपंग वाद्य यंत्र को। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग भपंग वाद्य यंत्र को बजाते हैं। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? जयपुर में, अलवर में, जोधपुर में या अजमेर में? जोधपुर में। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर जिले में की जाएगी। सहरिया समाज में हताई किसे कहते हैं? पेड़ों पर बनाई गई मचान नुमा झोपड़ी को सहरिया समाज की कुलदेवी, सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल झोपड़ी, अनाज आदि को देखने हेतु मिट्टी से बनी कोठी किसे कहते हैं? हताई कहते हैं सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल झोपड़ी को। सहरिया जनजाति के गांव सहरोल, बस्ती सहराना, मुखिया कोतवाल, सर्वोच्च पंचायत संगठन चौरासिया पंच है। पाबूजी के जीवन पर रचित एक महत्वपूर्ण रचना पाबू प्रकाश के लेखक हैं? सूर्यमल मिश्रण, मूणोत नेणसी, दलपंत विजय या आशिया मोर्जी? आशिया मोर्जी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर है 49.6%, 52.1%, 45.8% या 41.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर 45.8% है। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना सिमको स्थित है टोंक में, भरतपुर में, जयपुर में या डूंगरपुर में? भरतपुर में। राजस्थान में रेल वैगन का कारखाना सिमको भरतपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी, जिसे 13 नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया था। 8 साल पश्चात 9 अक्टूबर 2008 को इसे पुनः चालू कर दिया गया है। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा, कटकी, लुगड़ा या चूनड़? नांदड़ा। नांदड़ा या नादड़ा आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला प्राचीनतम वस्त्र है, जिसे नीले रंग की छींट व चतुष्कोण की तितली भांत से बनाया जाता है। यह वस्त्र महिलाओं द्वारा पहना जाता है। राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल है गोगुंदा की पहाड़ियाँ, बैराट की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ या खमनोर की पहाड़ियाँ? खमनोर की पहाड़ियाँ।
बनास नदी का उद्गम स्थल है खमनोर की पहाड़ियाँ। किसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया एवं आना सागर झील बनवाई? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या उपरोक्त सभी? पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया एवं आना सागर झील बनवाई अर्णोराज ने। अर्णोराज। भारत का राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे प्रेषित करता है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को? भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को प्रेषित करता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पद की अवधि पद ग्रहण से 5 वर्ष तक होती है, लेकिन यह पदावधि 3 प्रकार से मृत्यु, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र व महाभियोग द्वारा समाप्त हो सकती है। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना किसने की थी? चांदमल सुराणा ने, जयनारायण व्यास ने, केसरी सिंह बारट ने या बाल मुकुंद बिस्सा ने? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका की रचना की थी जयनारायण व्यास ने। जाखम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खेरवाड़ा तहसील, छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, सिरोही के निकट नया सानवरा। जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ से। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है वह क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, जल दुर्ग या ऐरण दुर्ग? पारिक दुर्ग। जिस दुर्ग के चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण लिंगानुपात है 933, 914, 924 या 953? 933। राजस्थान में ग्रामीण लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 933 है। राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली है 1003 लिंगानुपात, तथा न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर है 841 लिंगानुपात। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्थापित किया गया है? धारा 79, धारा 89, धारा 96 या धारा 90? धारा 89 को प्रस्थापित किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रस्थापित किया गया है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का ग्रंथ माना गया? आमेर, मेवाड़, कोटा या बीकानेर? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली का ग्रंथ माना गया? मेवाड़ का। राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है? पाली में, आहोर में, सिवाना में या माउंट आबू में? माउंट आबू में। अचलगढ़ का किला माउंट आबू में है। कुंभा ने पुनः निर्माण करवाया, परमारों ने निर्माण करवाया था। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही माउंट आबू में है। बख्तरी वस्त्र क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के ऊपर के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, या ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र या ग्रामीण महिलाओं का वस्त्र? बख्तरी। बख्तरी है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों के शरीर के कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे, वह लोक देवता डाकू के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता थे। मामा देव जी, वीर पनराज जी, हरि राम बाबा या डूंगर जी जवार जी? डूंगर जी जवार जी शेखावटी क्षेत्र के लोक देवता थे जो धनी लोगों को लूटकर सारा धन गरीबों में बांट देते थे। राजस्थान में सुरलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? कान में, गले में, सिर पर या बाजू पर? कान में। सिर के आभूषण हैं बोर, रखड़ी, मेमद और टीका। सुरलिया आभूषण कान में पहना जाता है।
राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण राजस्थान में सुरक्षित पीने का पानी उपलब्ध करवाना, महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करवाने के लिए सहायता प्रदान करना। राजस्थान में अमृता सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को विपणन के अवसर उपलब्ध कराना। महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादों के विपणन के अवसर पर प्रदान कर उन्हें स्थायी रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से अमृता सोसाइटी का गठन तथा स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन हेतु अमृता लोगों को तैयार किया गया है। वर्ष 2004-05 से प्रतिवर्ष अमृता हाट बाजार, राष्ट्रीय अमृता बाजार लगाए जाते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में किस प्रकार की जलवायु है? BWHW, CWG, AW या BSHW? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में BWHW प्रकार की जलवायु है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई? 1956 में, 1960 में, 1964 में या 1972 में? 1964 में। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई। मेवल क्षेत्र कहलाता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र, सीकर और झुंझुनू का मध्यवर्ती क्षेत्र, जोधपुर व बीकानेर या हनुमानगढ़ व बीकानेर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का मध्यवर्ती क्षेत्र मेवल क्षेत्र कहलाता है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण कहाँ पर मिलता है? राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण आमेर जयपुर में, बसंतगढ़ सिरोही में, हल्दीघाटी राजसमंद में या नवलगढ़ झुंझुनू में? बसंतगढ़ सिरोही में राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन लिखित प्रमाण मिलता है, बसंतगढ़ सिरोही में। सोडवाणी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। नीमड़ी की, रागड़ी की, मालवी की या खैराड़ी की? मालवी की है। सोंडवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य उपबोलियां मालवी की है। राजस्थान में पहली नगरपालिका कहाँ पर स्थापित की गई थी? ब्यावर, माउंट आबू, अजमेर या जयपुर? माउंट आबू में। राजस्थान में पहली नगरपालिका माउंट आबू में स्थापित की गई थी। भारत में पहला शहरी प्रशासन मद्रास में स्थापित किया गया था। राज्य की पहली नगरपालिका 1864 में माउंट आबू में स्थापित की गई थी। प्रथम नगर परिषद 1959 में अजमेर में तथा प्रथम नगर निगम 1993 में जयपुर में स्थापित की गई। भोराट पठार किसके मध्य स्थित है? ऊपरमाल एवं अचलगढ़ के मध्य, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा, गोगुंदा एवं विराट या अचलगढ़ एवं तारागढ़ के मध्य? भोराट पठार। भोराट पठार कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य भोराट का पठार स्थित है। राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पर क्रमशः स्थित गांव हैं। कोणा, सिलाना, बोरकुंड, कटरा। सिलाना, बोरकुंड, कोणा, कटरा, कटरा, सिलाना, बोरकुंडा, कोणा, कोणा, बोरकुंडा, सिलाना, कटरा। उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंडा, पूर्वी में सिलाना व पश्चिम में कटरा। ऑप्शन 4। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? सुमित्रा सिंह, प्रतिभा पाटिल, कुशल सिंह, कांता भटनागर? कुशल सिंह। कुशल सिंह राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी।
राज्य में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जूनागढ़, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर या मेहरानगढ़ दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग। चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट जैसलमेर दुर्ग है। विश्व का एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है, जैसलमेर दुर्ग। निम्नलिखित में कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है? बेतवा, माही, नर्मदा या ताप्ती? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, फाहियान, सुंगियन, हेनसांग या इत्सिंग? हेनसांग। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। हर्षवर्धन के समय भीनमाल स्थान पर चीनी यात्री हुएनसांग युआनच्वांग आया था। हुएनसांग ने भारत की यात्रा का विवरण अपने ग्रंथ सीयूकी में किया। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस जिले के बारे में है? जैसलमेर का किला, तारागढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या जालोर का किला? जालोर के किले के लिए है। यह एक ऐसा किला जिसके दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। जालोर का किला। राजस्थान में घग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भूरी मटियार दोमट मिट्टी, काली दोमट मिट्टी, भूरी मिट्टी या लाल पीली मिट्टी? भूरी मटियार दोमट मिट्टी राजस्थान में घग्गर के बाढ़कृत मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी है। गंगानगर, अलवर व भरतपुर जिलों के उत्तरी भाग में पाई जाती है। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की? गोवा ने, केरल ने, कर्नाटक ने या तमिलनाडु ने? केरल ने। स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच बनाने के लिए के स्मार्ट परियोजना केरल ने शुरू की है। हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है? JBM ऑटो, टाटा मोटर्स, ओला इलेक्ट्रिक या ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक? PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। हाल ही में PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? जम्मू कश्मीर। PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जम्मू कश्मीर। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा या गुजरात? गुजरात में। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? सुकृता पाल कुमार को, प्रोफेसर BR कंबोज को, हार्दिक सिंह को या रुइक्सियांग झांग को? प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर BR कंबोज को। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, मिशेल बुलॉक, नादिया कैल्विनो या अध्यक्ष कांत? नादिया कैल्विनो। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं नादिया कैल्विनो। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश ने हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश ने। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तमिलनाडु में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन तमिलनाडु में किया है। स्वयं
प्लस प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म मंत्रालय शुरू किया गया है। पीडब्ल्यूडी श्रेणी में भारत में निर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी किस लिए प्रसिद्ध है? पैरा आर्चरी के लिए, पैरा स्विमिंग के लिए, पैरा साइकिलिंग के लिए या पैरा शूटिंग के लिए? पैरा आर्चरी के लिए। पीडब्ल्यूडी श्रेणी में भारत में निर्वाचित चुनाव आयोग की राष्ट्रीय आइकन शीतल देवी पैरा आर्चरी के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वह निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, प्रयागराज, पुरी, कोवलम या द्वारका? इलाहाबाद से। भारत का मानक समय इलाहाबाद अब प्रयागराज के निकट मिर्जापुर नैनी से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है: राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या नागालैंड? नागालैंड से नहीं है। बांग्लादेश की भारत से 4096.7 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा 5 राज्यों से लगती है, जो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नागालैंड नहीं है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? 1.8%, 1% 2.43% या 3.2%? 2.43% है। भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.43% है। संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.43% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। जनसंख्या 17.5% है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या चीन? बांग्लादेश। सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर के साथ तथा सबसे छोटी स्थलीय सीमा 106 किलोमीटर के साथ अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की लगती है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या पश्चिम बंगाल? सिक्किम राज्य नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है। सिक्किम। भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 6, 7, 8 या 5? भारतीय मानक देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज, मिर्जापुर आदि से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश क्या है? भारत की अधिकतम उत्तरी अक्षांश 35 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 8 मिनट दक्षिण या 8 डिग्री 4 मिनट? भारत का अधिकतम उत्तरी अक्षांश है 37 डिग्री 6 मिनट। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या उत्तर प्रदेश? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़ालाचला दर्रा। भारत का कितना क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है? लगभग 16%, लगभग 25%, लगभग 33% या लगभग 50%?
लगभग 16%। भारत का लगभग 16% क्षेत्र गंभीर सूखे की पुनरावृत्ति की दशा से प्रभावित है। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली से कितने पानी का उपयोग कर सकता है? 20%, 50%, 25% या 30%? 20% जल का उपयोग कर सकता है भारत। सिंधु जल सिंधु नदी कैलाश पर्वत मानसरोवर झील बोखरचू तिब्बत से निकलती है तथा दमचौक जम्मू कश्मीर से भारत में प्रवेश करती है तथा पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी कुल लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। सिंधु नदी का 20% जल भारत को एवं 80% जल पाकिस्तान को मिलता है। कामेंग किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की, दामोदर की, महानदी की या गोदावरी की? कामेंग कामेंग सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। कृष्णा नदी कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? नासिक, वर्धा, प्रवारा या महाबलेश्वर? कृष्णा नदी का उद्गम वर्धा के निकट है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है तथा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर ही है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या महानदी? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। माउंट एवरेस्ट एक भाग है म्यांमार का, भारत का, तिब्बत का या नेपाल का? माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है? नेपाल का। नेपाल स्थित माउंट एवरेस्ट पर्वत नेपाल में सागर माता कहते हैं दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? नर्मदा, कृष्णा, महानदी या गोदावरी? महानदी। प्रायद्वीपीय भारत की महानदी नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी से छोटी है। भाग 2 सामान्य विज्ञान। पहला प्रश्न, जब इन लवणों को जल में डाला जाता है बुलबुले बनते हैं जिसका कारण है ऑक्सीजन गैस, CO2 गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस या हाइड्रोजन गैस। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। जब इनो लवण को पानी से भरे किसी बर्तन में डालने पर पानी में झाग की तरह के बुलबुले बनने लगते हैं। इन बुलबुलों के बनने का कारण इनो लवणों की पानी में अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। शीतल पेय पदार्थों की बोतलों में CO2 गैस अत्यधिक दाब के साथ भरी जाती है। जब इन बोतलों को खोला जाता है तो वह गैस झाग के रूप में निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग सोडा वाटर, लेमोनेड, चीनी उद्योग, कड़ा इस्पात, चूना को अवक्षेपित करने तथा अग्निशमन में भी होता है। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, शोरे का अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, गंधक का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का अम्ल। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, नमक के अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है हाइड्रा अम्ल कहलाता है। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रो आयोडिक अम्ल HI, हाइड्रोसायनिक अम्ल HCN इत्यादि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में, रंग व औषधि निर्माण में आदि में किया जाता है, जबकि नाइट्रिक अम्ल HNO3 व सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में ऑक्सीजन के अणु
उपस्थित होते हैं। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड। चूने के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अपचयन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है। गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? कार्बन डाई मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन? गोबर गैस में प्रमुखतः मीथेन होती है। गोबर गैस के मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है CH4। यह घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। गोबर गैस के अवशिष्ट का प्रयोग खाद के रूप में किया जाता है। बायोगैस में मीथेन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। गोबर गैस का संगठन इस प्रकार है: मीथेन 55%, हाइड्रोजन 7.4%, कार्बन डाइऑक्साइड 35%, नाइट्रोजन 2.6% तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के कुछ अंश होते हैं। बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, LPG या प्राकृतिक गैस। बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? मीथेन है। बायोगैस का मुख्य रासायनिक घटक मीथेन। बायोमास में शामिल नहीं है लकड़ी, धातुएं, कृषि अपशिष्ट या गोबर। कृषि अपशिष्ट बायोमास में शामिल नहीं है। धातुएं शामिल नहीं हैं। बायोमास में धातुएं शामिल नहीं हैं। लकड़ी, कृषि अपशिष्ट और गोबर शामिल है। बायोमास मानव को ज्ञात सबसे पुराना ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थ को संदर्भित करता है। बायोमास ऊर्जा को कोयला, तेल एवं प्राकृतिक गैस के बाद दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण ईंधन भी है। बायोमास नवीकरणीय है और यह कुल CO2 उत्सर्जन से मुक्त है तथा यह पृथ्वी पर जलावन, लकड़ी, कृषि अवशेष, मवेशियों के गोबर, शहरी कचरा आदि के रूप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। बायोमास शब्द ज्यादातर संदर्भित करता है अकार्बनिक पदार्थ को, कार्बनिक पदार्थों को, रसायनों को, अमोनियम यौगिकों को। बायोमास शब्द ज्यादातर संदर्भित करता है कार्बनिक पदार्थ को। दी गई धातुओं में से किस धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता है? आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक या लेड? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम धातु को गलाने से नहीं निकाला जा सकता। निम्नलिखित में से कौन अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है? सोडियम, एल्यूमिनियम, कॉपर या सिल्वर? सिल्वर। सिल्वर अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। सिल्वर एवं गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। कॉपर का दहन तो नहीं होता है लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। धातु जो ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती है: पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम या सीजियम? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु ठंडे पानी से अभिक्रिया नहीं करती। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लोहा, एल्यूमिनियम और जस्ता जैसी धातुएं ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती, जबकि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना प्रारंभ कर देती है? कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के उपयोग हैं धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग बनाने में मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है? सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम या लेड? पोटेशियम।
पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उनमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम आदि प्रमुख रूप से गिनी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? आर्गन, कार्बन, जिनॉन या बोरान? बोरान। बोरान तत्व रासायनिक रूप में धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है। ऐसे पदार्थ जो धातु व धातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु मेटालॉइड कहते हैं। इसकी संख्या निम्न है। बोरॉन, सिलिकॉन है, बोरॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेरियम है और पोलोनियम है। साबुन का सामान्य सूत्र है RCOOMg, RCOONa, RCOO कैल्शियम या RCOO क्लोरीन। साबुन का सामान्य सूत्र है RCOONa, सोडियम के लवण साबुन का सामान्य सूत्र है। साबुनी श्रृंखला, साबुन लंबी श्रृंखला वाले किसके सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं? अल्कोहल के, एस्टर के, एल्डिहाइड के या कार्बोक्सिलिक अम्ल के? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। समुद्र में पानी के नीले होने का क्या कारण है? जल अणुओं द्वारा नीले रंग को छोड़कर अन्य रंगों का अवशोषण, जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, समुद्र जल की अशुद्धता द्वारा नीले प्रकाश का परावर्तन या समुद्र जल द्वारा नीले आकाश का परावर्तन। जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन समुद्र में पानी के नीले होने का कारण है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है क्योंकि जल अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। एक रंगीन टेलीविज़न निम्न 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनाता है। ये है लाल, नीला और नारंगी, लाल, हरा तथा नीला, या लाल, पीला तथा हरा, या लाल, हरा तथा भूरा। लाल, हरा तथा नीला। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसमें नीला, हरा, लाल प्राथमिक रंग हैं। एक रंगीन टेलीविज़न लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंगों के मिश्रण से रंग बनाता है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग होता है। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग होगा सफ़ेद, गुलाबी, नीला या काला। जब कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होगा? उसका रंग काला होगा। जब सूरज का प्रकाश किसी चीज़ पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश तो परावर्तित हो जाता है और कुछ उस वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो जो प्रकाश को पूरी तरह अवशोषित कर ले तो वह काली दिखाई देने लगती है, जबकि अनेक ठोस और चमकीली चीज़ें प्रकाश को परावर्तित रिफ्लेक्ट कर देती हैं। विज्ञान के अनुसार काला रंग वास्तव में कोई रंग नहीं है, बल्कि जो चीज़ सूर्य के प्रकाश को पूर्ण अवशोषित ऑब्जर्व कर ले वह काली दिखाई देती है। बरसने वाली बादलों में पानी की असंख्य छोटी बूंदें होती हैं। ये बादल काफ़ी घने होते हैं। ये बादल सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए बादल हमें काले दिखाई देते हैं। यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग काला होगा। प्रकाश तरंगों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश तरंगों के लिए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, बैंगनी रंग का वेग लाल रंग से अधिक होता है, लाल रंग की आवर्ती बैंगनी रंग की आवर्ती से अधिक होती है। कौन सा कथन सत्य है? लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। प्रकाश का रंग आवर्ती से संबंधित होता है। बैंगनी में उच्चतम आवर्ती, सर्वाधिक विचलन
और प्रकाश के दृश्यमान रंगों की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, और लाल की सबसे कम आवृत्ति, न्यूनतम विचलन और प्रकाश के दृश्यमान रंगों की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य है। सोडा लाइम कांच का अपवर्तनांक लगभग 1.5 है, जिसका अर्थ यह है कि कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 1.5 गुना कम अर्थात 2/3 हो जाता है। किस रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है? लाल, बैंगनी, हरा या नारंगी? बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल कांच में न्यूनतम होती है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, नीले का या सफेद रंग का? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। वैद्युत परिपथ हेतु किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण पर, आवेग संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या संवेग संरक्षण पर? आवेग संरक्षण पर। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेग संरक्षण पर आधारित है। सन 1845 में गुस्ताव किरचॉफ ने विद्युत परिपथों में वोल्टता एवं धारा संबंधी 2 नियम प्रतिपादित किए। ये दोनों नियम संयुक्त रूप से किरचॉफ के परिपथ के नियम कहलाते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित है तथा इसे धारा नियम भी कहते हैं और कहीं कहीं इसे संधि नियम भी कहते हैं। भारत में एसी मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड, 60 साइकिल प्रति सेकंड, 30 साइकिल प्रति सेकंड या 100 साइकिल प्रति सेकंड। भारत में एसी की मुख्य विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 साइकिल प्रति सेकंड। हमारे घरों में जो विद्युत सप्लाई की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। घरों में घरेलू सप्लाई 5 एम्पियर तथा पावर लाइन 15 एम्पियर तक की होती है। एक 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है तो धारा में परिवर्तन की दर कितनी होगी? 4 एम्पियर। ऑप्शन 4। जब n प्रतिरोध प्रत्येक का मान है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान x है। जब यही n प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा। कुल प्रतिरोध होगा n²x। ऑप्शन 4। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब कुंडली से जुड़ा फ्लक्स अधिकतम हो, कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर न्यूनतम हो या कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तब अधिकतम होगा जब कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या सभी बिंदुओं पर समान होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। परिनालिका का एक सिरा चुंबकीय उत्तर ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की भांति होती है। यह दर्शाता है कि किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। निम्नांकित में से विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है? विद्युत बल्ब, विद्युत फ्यूज, विद्युत घंटी या विद्युत इस्त्री? विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित युक्ति है। विटामिन बी की कमी से मानव में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या अरक्तता? विटामिन बी की कमी से हो जाता है अरक्तता। विटामिन B6 का दूसरा नाम पीरिडॉक्सिन है। इसका प्रमुख स्रोत दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली इत्यादि है। विटामिन B6 की कमी से अरक्तता एनीमिया हो जाती है। एनीमिया रोग में रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है।
वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक या कोबाल्ट? कौन सी धातु विटामिन B12 की एक घटक है? कोबाल्ट धातु। विटामिन B12 का दूसरा नाम है साइनोकोबालामिन। इसका स्रोत है मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि। इसका काम वृद्धि, रुधिराणुओं का निर्माण एवं न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता एवं तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। विटामिन बी शरीर में मदद करता है अच्छी दृष्टि बनाए रखने में, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में, कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में, इन सभी में विटामिन बी शरीर इन सभी में मदद करता है। शरीर में अच्छी दृष्टि बनाए रखने में भी, आपकी त्वचा को चिकना बनाए रखने में भी और कोशिका स्वास्थ्य बनाए रखने में भी। मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? ए, सी, डी या ई? मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी प्राप्त करने के अन्य प्रमुख स्रोत हैं अंडे का पीला भाग, विटामिन डी युक्त दूध और बटर तथा धूप सेकना। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन ए भी पाया जाता है। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण है विटामिन डी की अधिकता, विटामिन सी की कमी, विटामिन डी की कमी या विटामिन ए की अधिकता। विटामिन डी की कमी से प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। यह वसा में विलय विटामिन है। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्टेरोल द्वारा होता है। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित इर्गेस्टिरोल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है? विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, सजीव प्राणी आवर्धित होते हैं, प्रकाश आवर्धित होते हैं या भोजन आवर्धित होता है। जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? इसमें से जैव आवर्धन का अर्थ है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं। जैव आवर्धन पारिस्थितिकी तंत्र में बनाई गई एक मानव निर्मित प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य श्रृंखला में करणीय प्रदूषकों का ढेर एक अनिष्टकर सांद्रित स्तर तक पहुंच जाता है। उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है जैव संचयन, जैव आवर्धन, जैव उत्पादकता या जैव संश्लेषण। जैव आवर्धन उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अविषाक्त की सांद्रता में वृद्धि कहलाती है जैव आवर्धन। परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा? सिंह और हिरण, सर्प और मेंढक, छिपकली और कीट या उल्लू और चूहा? सिंह और हिरण। परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में सिंह और हिरण शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा। परभक्षण की प्रक्रिया में परभक्षी अपने शिकार को विभिन्न प्रकार से मारता है तथा खाता है। कुछ परभक्षी अपने शिकार को बिना मारे जिंदा ही खाता है। उदाहरण सर्प द्वारा मेंढक को निगलना, छिपकली द्वारा कीट का शिकार, शेर द्वारा हिरण का शिकार, उल्लू द्वारा चूहे का शिकार इत्यादि। परभक्षण की उपयुक्त परिस्थितियों में शेर का अपने शिकार हिरण पर अधिक नियंत्रण होगा। निम्न 3 आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? रिड्यूस, रिबिल्ड, रिस्ट्रिक्ट, रैंडम, रिड्यूस, रिकॉल, रीड, रेसिस्टर, रिकॉल या रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल? ऑप्शन 4 रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल। पर्यावरण संरक्षण हेतु 5R व्यवस्था यथा रिड्यूस, पर्यावरण के लिए हानिकारक चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। रीयूज, चीज़ों को एक बार की बजाय कई बार इस्तेमाल करें।
रिसाइकल पुनः चक्रित करें, रिफ्यूज इनकार, रिपर्पज पुनः प्रयोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? रिफाइन, रिफ्यूज, रीपे या रिचार्ज? रिफ्यूज। रिफ्यूज। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है वन, घास के मैदान, रेगिस्तान या समुद्र? समुद्र सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। निम्नांकित में से कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या वेल? वेल स्तनपायी है। वेल। निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक ही स्पीशीज से संबंधित है? चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी, चीता, शेर व बिल्ली, कबूतर, पेड़ुकी व तीतर या छिपकली, मगरमच्छ और सांप? एक ही स्पीशीज से संबंधित है, वो विकल्प है विकल्प 1, चीनी, अमेरिकी, भारतीय तथा काले अफ्रीकी एक ही स्पीशीज से संबंधित हैं। एंथोलॉली किसका अध्ययन है? अधिकारी का, अग्नि का, पुष्पों का या कुत्तों का? एंथोलॉली। एंथोलॉली अध्ययन है पुष्पों का। पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है तथा फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जो व्यक्तियों का विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर, भय लगने लगता है। मानव में पाए जाने वाले फोबिया हैं एंथोफोबिया पुष्पों का डर, हाइड्रोफोबिया पानी से डर, अरक्नोफोबिया मकड़ियों से डर लगना, अरक्नोफोबिया, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया, जूफोबिया जानवरों से डर लगना, जूफोबिया, हीमोफोबिया खून देखकर डर लगना, हीमोफोबिया, एस्ट्राफोबिया गड़गड़ाहट और बिजली का डर, एस्ट्राफोबिया, ओफिडियोफोबिया सांपों से डर लगना, ओफिडियोफोबिया, ट्रिपेनोफोबिया सुइयों से डर लगना, ट्रिपेनोफोबिया, सिनोफोबिया कुत्तों से डर लगना, सिनोफोबिया, माइसोफोबिया कीटाणुओं का डर, माइसोफोबिया, ओटोफोबिया अकेले होने से डर लगना, होटोफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया भीड़ भरे स्थानों का डर, क्लाउस्ट्रोफोबिया। लौंग, लवंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है जड़ से, तने से, पुष्पकलिका से या फल से? पुष्पकलिका से। लौंग पुष्पकलिका से प्राप्त होती है। लौंग सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, इसे पुष्पकलिका से प्राप्त किया जाता है। लौंग का वानस्पतिक नाम है सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम लौंग का रासायनिक नाम है, वानस्पतिक नाम है, सॉरी। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प या तना? तने से। पौधे के तने भाग से हल्दी प्राप्त होती है। हल्दी के तना पौधे का वह भाग है जो जड़ के विपरीत ऊपर की ओर बढ़ता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल व फल धारण करता है। तने के 3 प्रकार होते हैं, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। पौधे के तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है, जैसे हल्दी, अदरक, फर्न, आलू, प्याज, लहसुन, कचालू आदि। हल्दी का वास्तविक नाम कुरकुमा डोमेस्टिका है। हल्दी भारतीय वनस्पति है। यह अदरक की प्रजाति का 5-6 फीट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसके राइजोम या प्रकंद यानी तना को हल्दी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है? सूखे प्रकंद से, सूखे जड़ से, सीधे फल से या बीज से? सूखे प्रकंद से। सूखे प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। खिलाड़ी एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? गति का, जड़त्व, घर्षण बल, बल का आघूर्ण या आघूर्ण का सिद्धांत?
गति का जड़त्व, जड़त्व का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले थोड़ा दौड़ता है। खिलाड़ी गति का जड़त्व का लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया या संवेग। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाण में एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। पत्थर को ठोकर मारने पर व्यक्ति को चोट लगने के पीछे क्रिया प्रतिक्रिया का ही सिद्धांत कार्य करता है। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर चली जाती है। यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का। न्यूटन के गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर या 1 मीटर? 2 मीटर तक। यदि गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तथा प्रतिक्षिप्त होने के बाद भी कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान न हो तब गेंद 2 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर उठेगी। इस परिघटना में प्रत्यास्था का सिद्धांत कार्य करता है। प्रत्यास्था का सिद्धांत। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान का संरक्षण, आवेश का, संवेग का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण? संवेग संरक्षण। रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है? मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन या टमाटर? अपूर्ण प्रभाविकता का उदाहरण है स्नैपड्रैगन। अपूर्ण प्रभाविकता संतति 2 जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नया तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। उदाहरण श्वान, पुष्प, स्नैपड्रैगन, एंटीराइनम। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को क्या कहा जाता है? एलील, F1 पीढ़ी, जीनी प्रारूप या एकल संकर? एलील। विपरीत लक्षणों के संकेतक जीनी जोड़े को एलील कहा जाता है। एकल जीन के वैकल्पिक रूप जो विपरीत लक्षणों की एक जोड़ी के लिए कोड़े को एलील के रूप में जाना जाता है, अर्थात मटर के पौधे की ऊंचाई का निर्धारण करने वाले लंबे और बौने एलील। अधिकांश बीटी आविश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम है बतल, कतल, तिल या हतल। बतल। बीटी कपास बैसिलस थुरिंजिएंसिस B1 नामक जीवाणु का जीन अभियांत्रिकी द्वारा कपास में स्थानांतरित करके ठज कपास प्राप्त करते हैं। बालवर्म एक प्रकार की कीट कपास के फल कैप्सूल के रूस का चूषण करते हैं जिससे कपास की फसल की पैदावारी प्रभावित होती है। बीटी जीवाश्म जीन जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्ति होकर कीटों पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है जिससे कीटनाशकों के उपयोग की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस तरह से जैव पीड़कनाशों का निर्माण होता है। जीव विष जिस जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उसे क्राई कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्वरूप जो प्रोटीन्स जीन क्राई 1 ऐसी व क्राई 2 AB द्वारा कूटबद्ध होते हैं वे कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करते हैं जबकि क्राई 1 AB मक्का छेदक को नियंत्रित करता है। तो अधिकांश बीटी आविश कीट समूह विशिष्ट होते हैं। इस आविश को कोडित करने वाले जीन का नाम बतल है। बीटी ऑक्सिन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। वह जाना जाता है बैसिलस सबटिलस के नाम से, बैसिलस नोडिस के नाम से या बैसिलस थुरिंजिएंसिस के नाम से या बैसिलस थर्मोलिस के नाम से। बैसिलस थुरिंजिएंसिस के नाम से जाना जाता है।
बीटी पादप में बीटी का मतलब है भारत प्रौद्योगिकी, वानस्पतिक प्रौद्योगिकी, बैसिलस thuringiensis या जैव प्रौद्योगिकी। बैसिलस thuringiensis। कथन ए, कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक कपास बीटी जीन प्रवेशित कराकर उत्पन्न की गई है। कारण, बीटी जीन कीटों से प्राप्त की गई है। कौन सा सही है? कथन ए सत्य है तथा आर असत्य है। कौन सा कथन आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों के लिए सत्य नहीं है? आनुवांशिक रूपांतरण फसलों को अजैविक तनावों के प्रति अधिक सहनशील बनाते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण रासायनिक पीड़कनाशियों पर निर्भरता को कम करते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण फसल कटने के बाद होने वाली हानियों को कम करते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण खनिज उपयोग की क्षमता को कम करते हैं, यह सत्य नहीं है, असत्य है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं आनुवांशिकतः रूपांतरित जीव कहलाते हैं। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों का उपयोग कई प्रकार से लाभदायक है। अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण, रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करना, कटाई पश्चात होने वाले अनादि नुकसानों को कम करने में सहायक। डीएनए एवं आरएनए में समानता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं, द्विसूत्री हैं, इनमें समान शर्करा है, इनमें समान पिरिमिडीन है। डीएनए व आरएनए में समानता है कि न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक हैं दोनों ही। बहुन्यूक्लियोटाइड डीएनए अणु का निर्माण करते हैं। जंतु एवं पादप दोनों की कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। जब आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। डीएनए का चाकू कहलाता है लाइगेज, कायरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज या हेलिकेज। डीएनए का चाकू कहलाता है प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज। प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लिएज एक एंजाइम है जो डीएनए को काटता है, अतः इसे डीएनए नाइफ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन या साइटोसिन? यूरेसिल। यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए से संबंधित है। नाइट्रोजनी क्षारक प्रत्येक न्यूक्लियक अम्ल में 4 भिन्न, 2 प्यूरिन और 2 पायरिमिडीन होते हैं। प्यूरिन क्षारक इनमें एक षटकोणीय वलय के साथ पंचकोणीय इमिडाजोल वलय होती है, उदाहरण एडेनिन तथा ग्वानिन। पिरिमिडीन इनमें केवल एक षटकोणीय वलय होती है। ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें थायमीन केवल डीएनए में, साइटोसिन डीएनए एवं आरएनए दोनों में तथा यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है। सामान्यतः एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से मिलकर एक युगल बनाते हैं। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ एवं गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ ही जुड़ती है। एटी के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध तथा जीसी के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एटी जीसी अनुपात में विभिन्नताएं पाई जाती है। विषाणु, प्रोकैरियोट एवं निम्न वर्ग के पौधों में एटी की तुलना में जीसी अधिक होते हैं तथा उच्च वर्ग के पौधों एवं जंतुओं में एटी अधिक होते हैं। एटी अधिक होते हैं मतलब एडेनिन और थायमीन। एक्वारेजिया अम्लराज बनाया जाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 4:1 के अनुपात में मिलाकर, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 4:1 नहीं, एक्वारेजिया अम्लराज बनता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर। ऑप्शन 4। फिनोफ्थलीन क्षारीय माध्यम में घोल को बदल देता है, गुलाबी रंग में बदल देता है।
फिनोल्फ्थलीन का उदासीन रंग रंगहीन होता है। फिनोल्फ्थलीन सूचक अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। फिनोल्फ्थलीन सूचक क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके जल एवं लवण बनाते हैं, उन क्रियाओं को रसायन विज्ञान में उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इससे निराकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? HClO4, HClO3, HClO2 या HF? सबसे प्रबल अम्ल है HClO3। सॉरी, HClO4 ऑप्शन ए। 64 का आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। सबसे प्रबल अम्ल परक्लोरिक एसिड। अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस मुक्त होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, NO2 या H2? अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है तथा साथ ही संगत लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो यह संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल उत्पन्न करता है। रेटिना अपवृद्धि है अनुमस्तिष्क की, पोन्स वेरोलोई की, मध्य मस्तिष्क की या अग्र मस्तिष्क की? रेटिना किसकी अपवृद्धि है? अग्र मस्तिष्क की। रेटिना और ऑप्टिक तंत्रिका की उत्पत्ति विकासशील मस्तिष्क के अपवृद्धि के रूप में होती है, विशेष रूप से भ्रूण डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन अग्र मस्तिष्क भ्रूण के प्रोसेसेफ्लॉन का एक प्रभाग है और टेलनसेफ्लॉन और मिडब्रेन भ्रूण मेसेसेफ्लॉन के बीच स्थित है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पिंड पाया जाता है अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में या मेरुरज्जु में? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना मध्य मस्तिष्क में पाया जाता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना अग्र और पश्च मस्तिष्क के बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है जिसे मेसेंसलोन भी कहा जाता है। मेसेंसफेलोन मध्य मस्तिष्क 4 पिंडों से बना है। इन पिंडों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। ऊपर के 2 पिंड टेक्टम और नीचे के पिंड टेगमेंटम सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि एवं श्रवण शक्ति पर नियंत्रण का केंद्र है। मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता होती है 1.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 1 माइक्रोन या 10 माइक्रोन। मनुष्य की आंखों की विभेदन क्षमता होती है 0.1 मिलीमीटर। मानव नेत्र की विभेदन क्षमता लगभग 1 मिनट 0.14 डिग्री है। इसका अर्थ है कि धरती से देखता हुआ मानव नेत्र चंद्रमा पर लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित वस्तुओं को अलग अलग करके देख सकता है, या 3 मीटर दूरी पर रखी वस्तु के ऊपर स्थित 1 मिलीमीटर अंतराल पर स्थित 2 बिंदुओं को अलग अलग एक ही बिंदु नहीं समझ सकती है। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है पुतली, प्यूपिल, दृष्टिपटल, रेटिना, रक्तक पटल, कोरोयड या स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टिपटल, रेटिना। आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल कहलाता है, जो नेत्र के अभिसारी लेंस के लिए फोकस का कार्य करता है। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं, 2 आकार, एक छड़ी आकार, प्रकाश की चमक के प्रति प्रतिक्रिया देना तथा शंकु आकार रंग भेद का ज्ञान की होती है। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, इसे आँख की पुतली कहते हैं। दृश्य पटल के नीचे अंदर की ओर एक काली झिल्ली होती है, इसे रक्तक, कोरोइड तथा दृष्टिपटल के सामने का उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है पुतली पर, कॉर्निया पर, परितारिका आइरिस पर या दृष्टिपटल रेटिना पर? रेटिना पर बनता है।
टीका जो मोतीजरा टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करता है, डीपीटी, टैब, बीसीजी या ओपीवी। मोतीजरा टाइफाइड से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? टैब, टीएबी। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉच ने, रेन लेनेक ने, ड्रेजर ने या हैंसेन ने? रॉबर्ट कॉच ने वर्ष 1905 में हैजा के रोगाणुओं विब्रियो कॉलेरी की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हैजा एक संक्रामक रोग है जो कोलेरा विब्रियो नामक जीवाणु से होता है। इसमें उल्टी दस्त के साथ हाथ पैर में ऐंठन होती है। संक्रामक रोग हैजा का क्या कारण है? विब्रियो कोलेरा कारण है। काली मौत किसे कहते हैं? कैंसर, प्लेग, एड्स या गोनेरियाई को? प्लेग को काली मौत भी कहते हैं। इस रोग में मिचली, वमन, तिल्ली, बढ़न और रक्तस्रावी दाने निकलना आदि कारणों से रोगी का शरीर काला पड़ जाता है, जिसमें इस रोग को काली मौत नाम से सार्थक होता है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से? प्लेग एक जीवाणु जनित रोग है। यह रोग चूहों के शरीर में पाया जाने वाला पिस्सू के माध्यम से फैलता है। यह एक संक्रामक रोग होता है। प्लेग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में रहने से यह रोग दूसरों को भी हो सकता है।